आपने शायद ही कभी ऐसा कोई किस्सा सुना होगा जिसमें रास्ते में मिला एक अनजान साधु किसी मुसाफिर को ऐसी चार बातें बता देता है जो साक्षात मौत के मुंह से भी उसे वापस खींच लाती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था हमारी आज की इस रोमांचक कहानी के नायक के साथ। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां हम आपके लिए हमेशा ऐसी पुरानी और दिल को छू लेने वाली नॉस्टैल्जिया से भरी कहानियां लेकर आते हैं जिन्हें आप रात को सोते समय बड़े मज़े से अपनी आंखें बंद करके सुन सकते हैं। ये कहानी उस पुराने दौर की है जब एक घने और डरावने जंगल में एक शातिर ठग अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, जिसकी बेटियां जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपने रूप के जाल में फंसाकर लूट लिया करती थीं और फिर बिना किसी दया के उनका कत्ल कर देती थीं। लेकिन एक दिन उसी सुनसान जंगल में एक ऐसा नौजवान मुसाफिर भटकते हुए आ पहुंचा जिसके कदम पड़ते ही ठगों के उस पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। और वो मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस देश के राजा चंद्रगुप्त का इकलौता बेटा राजकुमार महेंद्रगुप्त था। असल में राजा चंद्रगुप्त बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे और उन्होंने किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर अपने ही सगे बेटे महेंद्रगुप्त को अपने राज्य से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया था, जिससे उस नौजवान राजकुमार का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अपने पिता के इस कठोर फैसले से दुखी होकर राजकुमार ने आगे के गुजारे के लिए अपने साथ 4 अनमोल लाल और कुछ सोने के सिक्के लिए और भारी मन से महल छोड़कर एक अनजान और लंबे सफर पर निकल पड़ा, ताकि वो अपने रहने के लिए कोई नया ठिकाना खोज सके। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब राजकुमार शहर की सीमाओं से बहुत दूर निकल आया तो उसे रास्ते में एक बहुत ही शांत और पवित्र सा साधु का आश्रम दिखाई दिया, जहां उसने आगे के खतरनाक सफर पर बढ़ने से पहले कुछ पल रुकने का मन बनाया। आश्रम के अंदर जाकर महेंद्रगुप्त ने उस तपस्वी साधु को झुककर प्रणाम किया और चुपचाप उनके सामने एक कोने में जाकर बैठ गया। तब साधु ने उस नौजवान की मायूस शक्ल और उसके राजसी कपड़े देखकर प्यार से पूछा कि बच्चे, तुम कौन हो और यहाँ इस भयंकर जंगल में अकेले कैसे आए? राजकुमार ने बहुत ही उदास स्वर में कहा कि महाराज, मैं राजा चंद्रगुप्त का अभागा पुत्र हूँ और मुझे मेरे ही पिता ने देश निकाला दे दिया है। इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ और रास्ते में आपका आश्रम दिखा तो सोचा कि आपके दर्शन करता चलूं ताकि मुझे आपका आशीर्वाद मिल सके। राजकुमार की ये पूरी दर्द भरी दास्तान सुनकर साधु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि हे वत्स, तुम मुझे बहुत ही नेक इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें परदेश में हमेशा सुरक्षित रहने के लिए जीवन की 4 बहुत ही जरूरी और अनमोल बातें बताता हूँ। साधु ने कहा कि मेरी पहली बात यह है कि परदेश में हमेशा एक से भले 2 होते हैं, और दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना सीधे मत खाना, और अगर मजबूरी हो तो पहले किसी जानवर को खिलाकर जरूर देख लेना। साधु ने अपनी तीसरी नसीहत देते हुए कहा कि परदेश में किसी अनजान की बिछाई हुई चारपाई पर सीधे जाकर कभी मत सोना और पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। और चौथी बात ये कि अगर शत्रुओं में फंस जाओ तो नरमी और ज्ञान की बातों से उन्हें उलझाकर अपना काम निकालना। साधु महाराज की इन चारों बातों को महेंद्रगुप्त ने अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठा लिया और फिर उन महाराज को झुककर प्रणाम करने के बाद वो वहां से अपने आगे के मुश्किल परदेश के सफर के लिए उस घने जंगल की ओर तेजी से निकल पड़ा। सफर करते हुए जब राजकुमार को बहुत दिन बीत गए तो उसने जंगल में आसमान की तरफ देखा कि एक विशाल चील एक कछुए के बच्चे को पंजों में दबाकर उड़ी जा रही है, लेकिन संयोग से वो बच्चा चील के पंजों से छूटकर सीधे नीचे गिर गया और दर्द से तड़पने लगा। महेंद्रगुप्त को उस बेजुबान कछुए पर बहुत ज्यादा दया आई और उसने सोचा कि इस बच्चे को पालने से इसकी जान भी बच जाएगी और साधु की पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में हमेशा एक से भले 2 होते हैं, जिससे मेरा ये लंबा रास्ता आसानी से कटेगा। ये सब सोच विचार कर महेंद्रगुप्त ने उस कछुए के बच्चे को अपने साथ रख लिया और कुछ दिन के सफर के बाद जब राजकुमार थक गया तो उसने एक छायादार पेड़ के नीचे कछुए को रुकने के लिए कहा और खुद भी थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे सो गया। लेकिन राजकुमार इस बात से बिल्कुल अनजान था
कि जिस बड़े से पेड़ के नीचे वो गहरी नींद में सो रहा था, उसी पेड़ के ऊपर की शाखाओं में एक जहरीला सांप और एक चालाक कौवा अपना बसेरा बनाकर रहते थे, जो हमेशा मुसाफिरों की जान लिया करते थे। जब सांप ने उस नौजवान मुसाफिर को आराम से सोते हुए देखा, तो वो चुपके से नीचे उतरा और उसने बिना कोई आवाज किए राजकुमार महेंद्रगुप्त को डस लिया, जिसके तेज जहर के कारण पल भर में ही राजकुमार महेंद्रगुप्त के प्राण पखेरु उड़ गए और वो पूरी तरह बेजान हो गया। जब कछुए ने अपने प्यारे मित्र महेंद्रगुप्त को इस तरह से मरा हुआ देखा, तो वो घबराकर उसके ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी वो कौवा भी नीचे उतरा और जैसे ही उसने राजकुमार की आंखें निकालनी चाहीं, कछुए ने बहुत फुर्ती से उसकी गर्दन अपने मजबूत मुंह में जकड़ ली। कौवे ने बचने के लिए बहुत जोर लगाया, मगर कछुए ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। तब कौवे के चिल्लाने पर सांप वहां आ गया और उसने कछुए की पीठ पर डंक मारा, लेकिन कछुआ होशियारी से अपना मुंह खोल के अंदर कर लेता, जिससे सांप का जहर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जब सांप का कछुए पर कोई बस नहीं चला, तो उसने अपने मित्र कौवे की जान बख्शने की विनती की, जिस पर कछुए ने साफ कह दिया कि अगर तू मेरे मित्र के शरीर से अपना जहर वापस खींचकर उसे फिर से जीवित कर दे, तो मैं तेरे मित्र को छोड़ दूंगा। मजबूर होकर सांप ने राजकुमार के शरीर से सारा जहर वापस खींच लिया, और जब महेंद्रगुप्त को थोड़ा होश आया और उसका जहर उतरा, तब कछुए ने अपने वादे के मुताबिक उस कौवे को जिंदा छोड़ दिया और राजकुमार को उस पेड़ के नीचे हुई सारी घटना कह सुनाई। ये सब सुनकर महेंद्रगुप्त को तुरंत उस साधु महाराज की पहली बात याद आई कि सफर में सच में एक से भले दो होते हैं, और उसने मन ही मन साधु को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और कछुए को साथ लेकर समुद्र के किनारे वाले जंगल की तरफ बढ़ चला। कुछ दिनों बाद जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे, तो कछुए ने अपने पानी वाले परिवार के पास जाने की आज्ञा मांगी, जो महेंद्रगुप्त ने उसे खुशी खुशी दे दी, और खुद उसी रात उस घने जंगल में ठहर गया, जहां पास ही में उस खतरनाक ठग का पूरा परिवार रहता था। ठग की जो सबसे बड़ी बेटी थी, वो काले जादू और ज्योतिष विद्या जानती थी, और उसे अपनी विद्या से पता चल गया कि जंगल में कोई अमीर पथिक आया है, जिसके पास 4 अनमोल लाल हैं, जिसे लूटने के लिए उसने अपने पिता और भाइयों को वहां भेजा। ठग और उसके चारों बेटे रात के अंधेरे में वहां पहुंचे और सोते हुए महेंद्रगुप्त को जिंदा पकड़कर अपने डेरे पर ले आए और अपनी बड़ी बेटी से बोले कि अब अपनी विद्या और चालाकी से इसके पास से वे सारे लाल निकलवाना सिर्फ तेरा काम है। लेकिन उसी दौरान ठग की छोटी बेटी ने जब उस खूबसूरत नौजवान राजकुमार को देखा, तो वो पहली ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठी और अपने भाइयों के डर से कुछ कह तो ना सकी, पर मन ही मन उसे अपनी बहन से बचाने की अलग अलग तरकीबें सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की उस चालाक बड़ी बेटी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया और उसमें खतरनाक जहर मिलाकर महेंद्रगुप्त को परोस दिया। लेकिन खाने का पहला निवाला तोड़ते ही राजकुमार को उस साधु की दूसरी बात याद आ गई कि परदेश में किसी अनजान का दिया हुआ खाना सीधे मत खाना। उसने तुरंत अपने भोजन का एक टुकड़ा पास खड़े एक भूखे कुत्ते को डाला, जिसे खाते ही वो कुत्ता वहीं तड़प कर मर गया। और ये देखकर महेंद्रगुप्त ने खाना नहीं खाया और मन ही मन सोचा कि आज फिर से उस महान साधु की दूसरी बात मेरी जान बचाने के काम आई। अपनी जहरीली चाल को इस तरह असफल होते देख ठग की बड़ी बेटी ने अपने गुस्से को छिपाते हुए महेंद्रगुप्त के लिए ऊपर के कमरे में एक बहुत ही मुलायम पलंग तैयार करवाया और उससे बहुत मीठी आवाज में कहा कि जाओ पथिक, जाकर उस पलंग पर आराम करो। थका हुआ राजकुमार जब ऊपर कमरे में गया तो उसे धुली हुई सफ़ेद चादर वाला पलंग दिखा, लेकिन पलंग पर बैठने से पहले उसे अचानक साधु की तीसरी बात याद आ गई कि परदेश में हमेशा अपने हाथों से बिस्तर को अच्छी तरह झाड़कर ही सोना चाहिए। और जैसे ही उसने वो सजे हुए बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो पलंग कच्चे सूत से बना था, जिसके नीचे एक भयंकर आग का कुआं धधक रहा था। ये देखकर उसने साधु का शुक्रिया अदा किया और पास पड़ी एक पुरानी टूटी चारपाई पर जाकर लेट गया। अब चैन की नींद तो उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। तभी रात के अंधेरे में ठग की छोटी बेटी उसके कमरे में आई और कहने लगी कि हे प्रिय, मैं तुम पर न्योछावर हूँ, बस आज की रात मेरी इस जालिम बहन से बच जाना, कल मैं तुम्हें साफ बचा लूंगी। जब घर के सब लोग सो गए तो ठग की बड़ी बेटी कटार लेकर कमरे में आई
और पथिक को सही सलामत देखकर क्रोध से चिल्लाई कि या तो अपने चारों लाल मुझे दे दे, वरना मार डालूंगी। तभी महेंद्रगुप्त को साधु की चौथी बात याद आई कि दुश्मनों को हमेशा बातों में उलझाओ। राजकुमार ने बहुत ही नरमी से कहा कि मेरे पास कोई लाल नहीं है, और अगर तू मुझे मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे वो बंजारा अपने वफादार कुत्ते को मारकर पछताया था। ये सुनकर वो लड़की बहुत चिढ़ गई और पूछने लगी कि कौन सा कुत्ता और कैसा बंजारा। तब राजकुमार ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक अमीर बंजारा था जिसका परिवार बीमारी में खत्म हो गया, और वो गरीब होकर अपने समझदार कुत्ते को एक बनिए के पास 10,000 रुपयों में गिरवी रख कर आ गया। जिसके बाद एक रात बनिए के घर खतरनाक डाकू आ गए। कुत्ते ने बहुत समझदारी दिखाई और डाकुओं को तिजोरी चुराकर सारा धन एक तालाब में छुपाते हुए देख लिया। और अगली सुबह जब बनिया रो रहा था तो कुत्ते ने उसकी धोती खींचकर उसे तालाब तक पहुंचाया और सारा का सारा चोरी हुआ खजाना पानी के अंदर से बाहर निकलवा दिया। सेठ कुत्ते की वफादारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बंजारे का सारा कर्ज माफ करके कुत्ते के गले में चिट्ठी बांधी और उसे वापस भेज दिया। लेकिन जब कुत्ता बंजारे के पास पहुंचा तो बंजारे ने अपने झूठे सम्मान के खातिर गुस्से में आकर उसे बिना सोचे समझे सीधी गोली मार दी। गोली मारने के बाद जब बंजारे ने मरे हुए कुत्ते के गले में बंधी वो चिट्ठी पढ़ी तो वो खून के आंसू रोने लगा, क्योंकि उसका सच्चा वफादार साथी हमेशा के लिए जा चुका था। ये कहानी सुनाने के बाद राजकुमार ने ठग की बेटी से कहा कि अब मेरी एक और कहानी ध्यान से सुनो। एक राजा के पास बहुत समझदार तोता था जो नदी से बहता हुआ एक अमर फल निकाल लाया। राजा ने उस अमर फल को अपने शाही बाग में लगवा दिया ताकि बड़ा पेड़ बनने पर वो अपनी सारी प्रजा को वो मीठे अमर फल खिलाकर हमेशा के लिए अमर कर सके। पर एक दिन पेड़ से गिरे एक पके हुए अमर फल को एक सांप ने सूंघकर जहरीला कर दिया, और जब माली ने वो फल राजा को दिया तो राजा ने जांचने के लिए उसे एक कुत्ते को खिलाया, जिससे कुत्ता तुरंत मर गया और राजा ने गुस्से में अपने प्यारे तोते को मार डाला। बाद में जब एक परेशान बुढ़िया ने मरने के इरादे से उस पेड़ का फल खाया तो वो 16 साल की बहुत खूबसूरत जवान लड़की बन गई, जिसे देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा कि मैंने बिना पूरी बात जाने अपने इतने समझदार तोते को मार डाला। ये लंबी लंबी ज्ञान की बातें और कहानियां सुनाते सुनाते कब पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई पता ही नहीं चला, और ठग की बड़ी बेटी ने चिढ़कर कहा कि आज तो तूने बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को सुबह पता चला कि महेंद्रगुप्त पूरी तरह से जिंदा है तो वो बहुत खुश हुई और रात होते ही वो राजकुमार के कमरे में गई और प्यार से बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। महेंद्रगुप्त ने भी उस मासूम लड़की पर भरोसा करते हुए बताया कि वे चारों लाल मेरी जांघ के अंदर छिपे हैं, जिसे सुनकर छोटी बेटी रोने लगी और बोली कि मुझे लाल नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। तब महेंद्रगुप्त ने कहा कि अगर हम यहाँ से रातों रात नहीं भागे तो हम मारे जाएंगे। छोटी बेटी ने भागने का एक पक्का उपाय बताते हुए कहा कि मेरे पिता के तबेले में 2 ऊँटनियाँ हैं, जिनमें से एक 60 कोस और बड़ी वाली 100 कोस दौड़ती है। तुम चुपचाप जाकर बड़ी वाली को खोल कर ले आओ, तब तक मैं हम दोनों के गुजारे के लिए कुछ धन बांध कर रख लेती हूँ। आधी रात को महेंद्रगुप्त अंधेरे में तबेले गया, लेकिन जल्दबाजी और घबराहट के कारण बड़ी ऊँटनी की जगह उस छोटी ऊँटनी को खोल लाया, जिस पर बैठकर दोनों भाग तो निकले, लेकिन 60 कोस चलने के बाद वो ऊँटनी बुरी तरह थक कर बीच जंगल में रुक गई, जिससे दोनों के होश उड़ गए। सुबह होते ही ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर गायब है, तो वो गुस्से में अपनी बड़ी और सबसे तेज ऊँटनी पर सवार होकर उनका पीछा करने निकल पड़ा और थोड़ी ही देर में उस जगह पहुंच गया जहां महेंद्रगुप्त और उसकी बेटी घने जंगल में लाचार खड़े थे। ठग को तेजी से सामने आता देख बेटी ने समझदारी दिखाई और राजकुमार को चुपचाप एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने को कहा, और जब उसका खूंखार बाप राजकुमार को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा तो वो बेटी बड़ी चालाकी से उस बड़ी वाली ऊँटनी को खिसकाकर बिल्कुल उसी डाल के नीचे ले आई।
महेंद्रगुप्त बिना कोई देर किए तुरंत उस पेड़ की डाल से कूदकर ऊँटनी पर अपनी प्रेमिका के पीछे बैठ गया और उन्होंने ऊँटनी दौड़ा दी। ठग पेड़ पर बैठा बस अपना हाथ मलता रह गया और वे दोनों दूर किसी अनजान शहर में पहुंचकर एक खुशहाल और प्यार भरा जीवन बिताने लगे। इस लंबी और रोमांचक कहानी से हमें ये बहुत ही गहरी सीख मिलती है कि इंसान के जीवन में प्यार और विश्वास का बंधन सबसे ज्यादा मजबूत होता है और जब आपके अंदर धैर्य और समझदारी होती है तो आप साक्षात मौत के मुंह से भी सुरक्षित बाहर आ सकते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें तो हर असंभव काम को भी पूरी तरह संभव बनाया जा सकता है। जैसे महेंद्रगुप्त ने साधु की बातों और अपने धैर्य से खुद को बार बार बचा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पुरानी और नॉस्टैल्जिया से भरी शानदार बेड टाइम कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें ज़रूर दिखाएं।